तो सोचो दोस्तों, एक ऐसी कंट्री जिसके पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एरिया है, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी है, यहां तक कि उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं, और ऐसी कंट्री कुछ ही सालों में खत्म, वर्ल्ड के नक्शे से गायब। क्या रीजन थे? क्या अमेरिका में उस पर अटैक किया? नहीं। क्या इसका वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना था? तो नहीं, इस टाइम पे तो कोई वर्ल्ड वॉर भी नहीं हो रही थी। तो क्या रीजंस थे? इन्हीं रीजंस को और इन्हीं मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्लास 12th का ये चैप्टर आता है जिसका नाम है द एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी, यानी कि द्विध्रुवीयता का अंत। कैसे वर्ल्ड जो था दो पोल्स में डिवाइडेड था और कैसे वो खत्म हुआ, सारी की सारी मिस्ट्री आपकी इसी चैप्टर में सॉल्व होने वाली है। तो चलिए भाई, बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपको पहले इस चैप्टर को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा, इस गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा कि भाई ये है क्या, बाइपोलैरिटी है क्या, कैसे वर्ल्ड दो ग्रुप में बटा। तो इसको समझने के लिए आपको मैं लेके चलता हूं आपके एक बार भैया नोट्स वाले सेक्शन में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके वर्ल्ड वॉर्स के बारे में, यानी कि विश्व युद्धों के बारे में। बिकॉज इसको समझे बिना आप लोग इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। ये आपकी हिस्ट्री है, बेस है आपका, ठीक है। तो चलिए, मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड वॉर की। तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड में कितनी वॉर्स हुई हैं। वर्ल्ड वॉर आपकी दो वॉर है, ठीक है। तो आपके वर्ल्ड में दो वर्ल्ड वॉर हुई है, एक आपके 1914 टू 1918 और एक हुई थी आपकी 1939 टू 1945। हमारा जिस वर्ल्ड वॉर से लेना देना है वो ये वाली वर्ल्ड वॉर है, 1939 के बाद 1945 तक जो चली थी आपकी। इसमें हुआ क्या था? तो देखो, अगर आप वर्ल्ड वॉर देखोगे दोनों ही, तो दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स में आपके दो ग्रुप्स बटे हुए थे, यानी कि दो अलायंसेस बटे हुए थे। एक तरफ आपका कौन था? एक तरफ आपका था ऐसा जिसे हम बोलते थे अलाइड पावर्स। कौन सी पावर्स थी? अलाइड पावर्स। यानी कि भैया एक तरफ आपकी अलाइड पावर्स हो गई और एक तरफ आपकी होगी एक्सिस पावर्स, ठीक है। तो एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स, इन्हीं दोनों के बीच में आपकी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 दोनों ही चली। एक तरफ आपका मित्र राष्ट्र जिसे बोलते हैं हिंदी में लोग, एक तरफ क्या था जिसे बोलते हैं ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में आपके ऐसे देश थे जो अमेरिका, यूएसएसआर, इंग्लैंड, फ्रांस, ऐसी कंट्रीज, यानी कि वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज एक ही गुट में बटी हुई थी। और एक तरफ आपका जो एक्सिस पावर्स था, इसमें कौन थे? इसमें आपके जापान, जर्मनी, इटली, हिटलर चच्चा, ठीक है। तो ये सारे आपके एक्सिस पावर्स में थे। इन्हीं के बीच में वर्ल्ड वॉर चली और इस वर्ल्ड वॉर ने 1945 तक पहुंचते पहुंचते सारी कंट्रीज को इकोनॉमिकली खत्म कर दिया। बिल्कुल अर्थव्यवस्था सबके क्या हो गई? खत्म हो गई। लेकिन दो कंट्रीज बची थी। कौन कौन? एक तरफ था आपका यूएसए और एक तरफ आपका था यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो देश बचे। इन्हीं के पास सबसे बड़ी मिलिट्री, सबसे बड़ा टेरिटरी, और भैया जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा? राज करेगा। तो इनके पास पैसा भी ज्यादा था। तो इन लोगों ने 1945 के बाद, जब इन्होंने देखा 1945 तक सब साथ में थे, लेकिन अब क्या हुआ? ये जो एरिया था, ये ऐसा एरिया था, ये ऐसा टाइम था जिस टाइम पे आप लोग देखोगे कि साम्राज्यवाद बहुत पीक पे था। बहुत सारी कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज को अपना गुलाम बना चुकी थी और ये दोनों बैठे हुए थे। इन दोनों भाई साहब ने इस टाइम तो कुछ भी नहीं किया था। अमेरिका सबको सिर्फ आर्थिक गुलाम बनाता था। कैसे? लोन देता, और लोन रिपेयर नहीं कर पाता तो क्या करता? वहां पर अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करता। बट यहां पे चल क्या रहा था? यहां पे अब वॉर चली आइडियोलॉजी की। किसकी? आइडियोलॉजी की। वापस आपको लेके चलता हूं मैं एक बार। यहां पे देखो, ये आपका वर्ल्ड है, ये आपका पूरा विश्व है। ये आपका वर्ल्ड दो ग्रुप्स में बट गया था, दो गुटों में, ठीक है। दो ग्रुप्स कौन कौन से? एक तरफ आप लोग देख पा रहे होगे भैया, एक तरफ आपका ये है जिसे हम बोलते हैं कौन सी पावर? वेस्टर्न कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज? वेस्टर्न, यानी कि पश्चिमी देश। एक तरफ आपको कौन सी कंट्रीज थी? ईस्टर्न कंट्रीज, यानी कौन से भैया? पूर्वी देश। तो ईस्ट के देश, पूर्व के देश, यानी कि आपका विश्व दो गुटों में बट चुका था। और इन्हीं दो गुटों को क्या बोलते हैं? द्विध्रुवीयता, यानी कि बाइपोलैरिटी। अगर आप यहां देखो, ये कौन सी कंट्रीज थी? जो सारे के सारे कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद का समर्थन करते थे, अमेरिका के साथ थे और अमेरिका की विचारधारा का समर्थन करते थे, ठीक है। अगर हम देखें इधर वाली कंट्रीज जो पूर्व में थी आपकी, ठीक है, ईस्ट, मेरा ईस्ट आपको क्या नहीं हो सकता वैसे दिख रहा हो, लेकिन ईस्ट आपका मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो यही मेरा सीधा हाथ, सीधा जिस तरह जा रहा है ईस्ट मेरा, ठीक है। यहां पे क्या था? अगर अब उल्टा हाथ देखो तो, ठीक है, यहां पे आप लोग देखने मिलेगा यूएसएसआर का कब्जा। इस पूरे एरिया पे यूएसएसआर का कब्जा था। ये देखो भैया कितनी बड़ी टेरिटरी है, यहां से लेके पूरा ये आपका यूएसएसआर, पूरा यूएसएसआर, इतना बड़ा इसका एरिया है। और इतने बड़े से एरिया वाले देश पे एक छोटे से संयुक्त राज्य अमेरिका ने, इतना सा मतलब छोटे से तो नहीं है वैसे, ये इतना छोटा भी नहीं है, बट इससे कंपैरिजन में अगर आप अमेरिका की तुलना यूएसएसआर से करो तो कहीं ना कहीं अमेरिका बड़ा है ना। और इस छोटी सी कंट्री ने पूरी दुनिया हिला रखी थी उस टाइम पर अमेरिका ने। क्यों भाई? पैसा जिसके पास है वही राज करता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या? इन दोनों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, अपनी अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए इस टाइम पे शांति प्रिय युद्ध, अब शांति प्रिय युद्ध क्या होता है भैया? तो इसके लिए
टर्म यूज होता है जिसे बोलते हैं कोल्ड वॉर। क्या लिखा मैंने? कोल्ड वॉर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में शीत युद्ध। शीत यानी कि ठंडा, इसका मतलब क्या है? एक होता है आपकी हॉट वॉर, उसमें अगर डायरेक्ट लड़ाई हो गई आपकी, ठीक है, डायरेक्ट लड़ाई चल रही है, लोग लड़ रहे हैं, सैनिक आ रहे हैं, मिलिट्री आ रही है, हथियार उठ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप देखो, दो कंट्रीज आपस में दुश्मन है, अमेरिका और यूएसएसआर, लेकिन दोनों कंट्रीज पूरे कोल्ड वॉर के टाइम पे एक भी बार डायरेक्ट वॉर में नहीं आई, यानी कोई भी इनके आपस में डायरेक्ट वॉर नहीं हुई। और इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसी आपका जो आपका टाइम पीरियड है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कोल्ड वॉर, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग एरा ऑफ टेंशन। क्या बोलते हैं? एरा ऑफ टेंशन, यानी कि तनाव की स्थिति बनी हुई थी। तनाव की स्थिति क्या होती है? ऐसा लग रहा था कभी भी युद्ध हो सकता, कभी भी ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर बम फोड़ सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। इसी टाइम को क्या बोला हमने? तनावपूर्ण संघर्ष की स्थिति। ठीक है, आप समझ में आया क्या आपको? एक तरफ आपका वेस्टर्न कंट्रीज, एक तरफ आपकी ईस्टर्न कंट्रीज। ईस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें तो यहां पे कौन सा ब्लॉक था? सोशलिस्ट ब्लॉक, यानी कि जो समाजवाद को मानने वाले लोग थे। ठीक है भैया, प्लान्ड इकोनॉमी, सरकार द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था थी इनकी। वन पार्टी रूल, एक पार्टी का शासन होता था यहाँ पे। कलेक्टिव वेलफेयर है कि सबका भला, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, वो वाली स्कीम यहाँ पे थी। ठीक है, फिर अलायंस यानी कौन सी थी? वार्सो पैक्ट पढ़ाऊंगा आपको। वार्सो पैक्ट आपका कब मतलब 1955 में पढ़ेंगे हम लोग बाद में जाके। ठीक है, अगर यहां बात करें इसके अपोजिशन में, यानी कि आपका वेस्टर्न ब्लॉक, इसमें अगर देखो तो कौन सी इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी। ब्लॉक कौन सा? कैपिटलिस्ट ब्लॉक, यानी कि पूंजीवादी विचारधारा वाले देश। ठीक है भैया, लिबरल डेमोक्रेसी, यहां पे क्या था? सोशलिज्म। यहां पे डेमोक्रेसी और लिबरल वो भी। हमारे इंडिया में कैसी है? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, चलो, इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि सबको स्वतंत्रता दे रखी है यहां पे। इसके बाद अलायंस कौन सा था? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बना कब था आपका? 1949 में। ठीक है, 1949 में। इतना समझ में आया? क्या बोले मैंने? स्लाइड का एक बार सार समझो। 1945 के बाद आपकी एक अलग वॉर चलती जिसे बोलते हैं आइडियोलॉजिकल वॉर, यानी कि विचारधारात्मक संघर्ष, विचारधारात्मक युद्ध, जिसमें सारी कंट्रीज आपस में तनावपूर्ण स्थिति में थी। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और यूएसएसआर कभी भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते, लेकिन अटैक डायरेक्ट हुआ नहीं। ठीक है, चलिए, आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, यहां पे क्या हमने करा है? देखो, मैंने बोला कि एक ऐसी कंट्री है सोवियत यूनियन जो बहुत ही पावरफुल है। भाई, इतनी पावरफुल अगर कंट्री है तो उसके अंदर ऐसा था क्या? कौन सा सिस्टम लोगों ने फॉलो करा था? तो उस सिस्टम की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं सोवियत सिस्टम, यानी कि सोवियत प्रणाली। ऐसे चला दो भैया, नहीं तो मर जाऊंगा। ठीक है, चलिए, हाँ जी, इसमें क्या है? व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? अगर बात करें पहली बात सोवियत यूनियन की, अगर किसी भी सोवियत छोड़ो, किसी भी कंट्री की अगर आप ग्रोथ देखोगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? उसकी आइडियोलॉजी, विचारधारा कैसी है। तो सोवियत यूनियन की विचारधारा कैसी थी? सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म का सीधा सीधा मतलब बिलीव इन इक्वलिटी, सबका साथ सबका विकास, जो है सबको मिलना चाहिए, कलेक्टिव वेलफेयर हो। यहाँ पे सोशल जस्टिस की बात होती है यहाँ पे। अब अगर आप लोगों ने पढ़ा तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि सोशल जस्टिस के लिए भारत में कौन से नेता ने बात की थी? कौन सा फ्रीडम फाइटर बोलो चाहे जो बोलो, यानी कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, किसने सोशल जस्टिस की बात की थी? कमेंट बॉक्स में आपको ये चीज बता देनी। ठीक है, फिर बात आई थी पॉलिटिक्स की। अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें यूएसएसआर में तो वन पार्टी डोमिनेंस था, जैसे बोलते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, फिर वन पार्टी सिस्टम, द कम्युनिस्ट पार्टी हैड अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्टेट एंड सोसाइटी। समाज पे और राज्य पे, दोनों पे ही पूरा का पूरा कंट्रोल यूएसएसआर की पार्टी का था, जैसे क्या बोलते थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, इसके बाद मिलिट्री अलायंस। देखो भाई, मिलिट्री अलायंस क्या होता था? आप देखोगे 1949 में अमेरिका ने ग्रुप बनाया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रुप का मोटिव क्या था? इनका मोटिव सीधा सीधा था धमकी देना, किसको? सोवियत ब्लॉक को। क्या बोला उन्होंने कि अगर आपने गलती से भी एक भी कंट्री पे अटैक किया नाटो की, तो सारे के सारे मिलके मारेंगे, यानी कि एक पे हमला सब मारेंगे। ऐसी होता ना, एक की गलती सब बैंड, ऐसी इसमें था, अगर एक को मारा तो सबके सब मिलके मारेंगे। ठीक है, तो इसी को काउंटर करने के लिए 1955 में 1955 में सोवियत यूनियन भी एक ग्रुप बनाता है, एक पैक्ट बनाता है, एक अलायंस बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वार्सो पैक्ट। हिंदी में भी वार्सो पैक्ट ही बोलते हैं, तो कंफ्यूजन में मत आना। ठीक है, चलो, इसके बाद अगर हम इकोनॉमी की बात करें, भाई तो किसी भी कंट्री का अगर बेस जो होता है ग्रोथ के लिए, वो ग्रोथ का बेस आपका क्या है? इकोनॉमी। जिसकी इकोनॉमी सब जितनी अच्छी होगी वो उतनी ग्रोथ करेगा। इकोनॉमी कैसे? दिन की प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि सारा कुछ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, ये सारा का सारा स्टेट डिसाइड करता था, ना कि कैपिटलिस्ट।
यानी कि राज्य बताएगा कि आप लोग क्या खाओगे, क्या पहनोगे और किसे पहनाना है, किसे नहीं पहनाना। ये सब का सब प्लान था। एक छोटी से छोटी सुई से लेके बड़े बड़े हवाई जहाज सब के सब स्टेट में खुद बनते थे। यानी कि आपके बिजनेसेस खत्म, कहीं बिजनेस का कोई स्कोप नहीं था। सारे बिजनेस, सारे एंटरप्राइजेस किसके कंट्रोल में थे? यूएसएसआर की गवर्नमेंट के कंट्रोल में, यानी कि स्टेट के कंट्रोल में। ठीक है, द स्टेट प्लान प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसेस। प्राइस तक कौन डिसाइड करता था? स्टेट। समझ रहे हो ना भाई, डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। स्टेट ने जो बोल दिया वही प्राइस रहेगा, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती। ठीक है, अगली बात, ऑनरशिप बता दिया ना भैया। ऑनरशिप किसके हाथ में थी? स्टेट के हाथ में। राज्य के हाथ में सारी संपत्तियां थी, चाहे सरकारी संपत्ति हो, प्राइवेट संपत्ति हो, सब की सब राज्य के कंट्रोल में। ठीक है, इसके बाद सोवियत सिस्टम एम टू क्रिएट द इक्वल एंड क्लासलेस सोसाइटी। अगर हम मार्क्सिज्म को देखोगे, कहीं ना कहीं ये लोग मार्क्सिज्म से प्रेरित थे। ठीक है, मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी क्या कहती है? क्लासलेस सोसाइटी। हमें अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस बिल्कुल खत्म करना है। सुनने में अच्छा लगता है, पॉसिबल नहीं है। यही कारण यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कैसे ये जो स्टेट था, जो सबको साथ लेके चलने की बात करता, सबका साथ सबका विकास, कैसे वो स्टेट आगे जाके खत्म हो जाता है। इसकी बात हम आगे आने वाले टाइम पे करेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे सोचना, आपको क्या सोचना है? व्हाई वाज द सोवियत सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम कैपिटलिस्ट कंट्रीज? समझा देता हूं। यहां पे क्या आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म की क्या थी? ये क्या है? सोशलिज्म। कैपिटलिज्म की क्या थी? कैपिटलिज्म। ठीक है, पॉलिटिक्स यहां पे क्या है? वन पार्टी डोमिनेंस, वन पार्टी सिस्टम। बट अमेरिका में क्या था? अमेरिका में था मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसा आपका इंडिया में है। एक पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करती, यहां पे डिफरेंट पार्टीज हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, पता नहीं कितनी पार्टी, गिनती नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर मिलिट्री अलायंस, इनका था वार्सो पैक्ट, उनका क्या था? कैपिटलिस्ट ग्रुप का नाटो। ठीक है, इकोनॉमी यहां पे क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी। बट वहां देखोगे तो मार्केट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, यानी कि मार्केट कंट्रोल करता था क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोडक्शन करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है। ये सब का सब कौन डिसाइड करता था? आपका मार्केट। ठीक है, ऑनरशिप यहां पे स्टेट ऑनरशिप, वहां पे क्या था? प्राइवेट ऑनरशिप। ठीक है भैया, अगर बात करें यहां पे इक्वलिटी की बात है, इक्वलिटी की बात तो वहां भी है, बट वहां पे फ्रीडम की बात, यहां पे फ्रीडम की बात नहीं आती, वहां पे फ्रीडम की बात है। यहां पे सब कुछ किसके कंट्रोल में है? स्टेट के कंट्रोल में। ठीक है, तो यहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या होगी? नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रेस कहां होगी? कैपिटलिज्म में। ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे क्या है? सुपर पावर तो बन गया, बट इतनी सारी अच्छाइयां देख ली हमने सोवियत ब्लॉक में, भैया कमियां भी तो होंगी। ऐसे ही कैसे कोई छोटी कंट्री गायब हो जाएगी आपकी? तो अब देखते हैं हम लोग सुपर पावर में कैसे इतने सारे गड्ढे थे, क्रैक्स थे, और इन्हीं क्रैक ने क्या किया? तबाह कर दिया पूरे सिस्टम। क्या क्या गलतियां थी देखते हैं भैया। पहले हम देखते हैं इनकी स्ट्रेंथ, यानी क्या क्या इनके पास स्ट्रेंथ थी। तो स्ट्रेंथ में सबसे पहले इंडस्ट्रियल पावर। भैया देखो, छोटी से छोटी सुई से लेके बड़े बड़े हवाई जहाज तक कौन बना रहा था? स्टेट बना रहा था, और लिटरली बन रहे थे यहाँ पे। इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली अगर कोई कंट्री थी तो वो यूएसएसआर था। यहां से लोग इंपोर्ट तक करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे। एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था इनका, इंपोर्ट तो छोड़ो, अलग चीज है, इंपोर्ट तो ये लोग इतना नहीं करते थे। यहां से ये लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, यानी कि माल बनाया और माल बाहर के देशों में बेच दिया। आप देखोगे इस टाइम पे कि अलग अलग जगह पे प्रॉक्सी वॉर चल रही थी। कॉन्सेप्ट आता है आपका, बढ़ाऊंगा आगे आपको क्या होता है प्रॉक्सी वॉर। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये कंट्रीज आपस में डायरेक्ट वॉर में इंडल्ज नहीं थी, डायरेक्ट वॉर इन लोगों ने नहीं करी। तो कौन सी वॉर चल रही थी? इसे बोलते प्रॉक्सी वॉर। यानी कि भैया मान लो मैं हूं, ठीक है, अब मेरे तुम हो दुश्मन, मेरे तुम क्या हो? दुश्मन, लेकिन हम दोनों को पता है कि दोनों के दोनों पावरफुल हैं। क्यों? भैया इनके पास ही मिसाइल है, कौन सी? परमाणु। उनके पास ही मिसाइल है, कौन सी? परमाणु। ठीक है, दोनों के पास क्या? परमाणु हथियार है। आप भी चक्कू लेके आए हो, मैं भी चक्कू लेके आऊँ। अब मैं देखो कोई आदमी जा रहा है, मैंने कहा भाई इधर, कह रहा हाँ जी भैया। मैंने कहा इधर तो आओ, कह रहा हाँ जी भैया। मैंने कहा आओ तो सही, आया। मैंने कहा ये क्या है? कह रहा भैया दोस्त। मैंने कहा नहीं, तुम मेरे दोस्त भैया उसके, कह रहा तुम्हारा। बस तुम क्या करोगे? मेरा साथ दोगे। अब तुम्हारा भी दोस्त था, मेरा भी दोस्त था, हम दोनों कॉमन दोस्त था, तुम उसके पास चले गए। तुमने कहा भाई क्या चल रहा है तेरा? तू मेरा दोस्त भी है और उससे बातें कर रहा है। नहीं यार मैं तो दोनों के साथ। तो दोनों ने क्या करा? वहाँ पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ प्रॉक्सी वॉर चल रही थी। नहीं समझे ना? चलो अब समझाता हूँ क्या है प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर में क्या होता है कि आप लोग किसी और जगह अटैक कर रहे हो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ आपको, क्यूबा का एग्जांपल लो। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था? 1962 में आपका हुआ था। इसमें क्या था? क्यूबा एक कंट्री है छोटी सी अमेरिका के पास। अगर आपको ये मैप दिखाता हूँ, एक मिनट को भैया, कहाँ गया मैप आपका? ये रहा मैप। ठीक है, ये देखो यहाँ मैप है। यहाँ पे छोटी सी कंट्री आपकी क्यूबा है। अब उस क्यूबा में क्या हुआ? क्यूबा एक ऐसी कंट्री जो अमेरिका के पास है, लेकिन आइडियोलॉजिकली ये लोग किसके साथ थे? यूएसएसआर के साथ। ठीक है, यहाँ पे सोशलिज्म था। तो अमेरिका को डर था कि कहीं हमारे थ्रेट ना बन जाए, और थ्रेट बना भी। 1962 में जब यूएसएसआर के प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव जी थे, उन्होंने यहाँ पे मिसाइल्स डिपोर्ट करा दी। किसके पास एरिया? अमेरिका के पास। मिसाइल किसकी?
यूएसएसआर की। तो अब उनको खतरा हो गया कि भैया कहीं हम पे अटैक ना कर दे, तो वहां से भी आगे मिलिट्री की इसको हटाओ हटाओ हटाओ। अब क्या हुआ, इसे बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर, यानी कि आपस में लड़ाई नहीं करी इन लोगों ने कि इसने इस पे अटैक किया, इसने इस पे अटैक किया। कहाँ अटैक हो रहा है, यहाँ पे। कहाँ पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे। सारे के सारे रिसोर्सेज कहाँ यूज करवा रहे हैं लोग, यहाँ पे। तो ये होती है प्रॉक्सी वॉर, यानी कि आप लोग डायरेक्ट आपस में ना लड़के अलग अलग जगह अलग अलग कंट्रीज को आपस में क्या करो, लड़ा रहे हो। आप दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पैसों की, ठीक है। ऐसे आप देखोगे कहां पे, वियतनाम में भी सेम चीज हुई, वियतनाम को बांट दिया गया। कोरिया सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन साहब, वहां पे आपको देखने को मिलेगा पहले एक यूनाइटेड कोरिया होता था पूरा। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया किसने बांटा, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बांटा भैया इन दोनों ने प्रॉक्सी वॉर करा के वहां पे, ठीक है। तो ये प्रॉक्सी वॉर क्या कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट ना लड़के इन्वेस्टमेंट करके आपस में दूसरों को लड़वा दो, ठीक है, दूसरी जगह अटैक कर दो। ये होता है आपका प्रॉक्सी वॉर, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे क्या चल रहा था भैया, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बोला कि इंडस्ट्रियल पावर किसकी स्ट्रांग थी, इनकी, ठीक है। यहां पे जीरो से सुई से लेके बड़ी बड़ी शिप्स तक बनती थी। सेकंड, मिलिट्री स्ट्रेंथ, भैया देखो मिलिट्री फोर्स इनकी ह्यूज मिलिट्री थी, इनके पास बहुत बड़ी मिलिट्री, और मिलिट्री के लिए एक्सपेंडिचर ही बहुत ज्यादा होता था, इनका खर्चा बहुत ज्यादा करते थे लोग, ठीक है। तीसरी चीज एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ पे ऑयल भी है, गैसेस भी हैं, मिनरल्स भी हैं, यानी कि तेल। सबसे अगर डिमांडिंग चीज अभी कोई है, सबसे ज्यादा किसी चीज की लड़ाई हो रही है, किससे हो रही है, तेल को लेके, ठीक है। ईरान पे अटैक हुआ, क्या रीजन था, तेल। डिप्लोमेटिक रीजंस अलग है वो, ठीक है। जो मेन रीजन था वो क्या था, ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑयल भी है, गैस भी, मिनरल्स भी है। अब सारे रिसोर्सेज जिसके पास है वो कंट्री रिच क्यों नहीं होगी, जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ ही इसकी है, ठीक है। फिर वेलफेयर स्टेट एंश्योर करता था मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो जीवन जीने के लिए आपको मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो सारी की सारी कौन पूर्ति कराता था, स्टेट। लेकिन यहां पे एक चीज आती है, पता है, आप लोग जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं तो पूरी करा सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य का स्वभाव है, स्वार्थी है, लालची है, मुझे खाना मिल रहा है, मेरे पास साइकिल है, लेकिन मैं किसकी लालसा करूं, गाड़ी की। गाड़ी आ गई लैम्बोर्गिनी आ गई, उससे और महंगी गाड़ी, यानी कि इंसान कहीं ना कहीं ग्रोथ करना चाहता है यार, सबको ग्रोथ चाहिए। तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से क्या होने वाला है, तो इसी को आगे आप चल के देखोगे लोगों ने इसका विरोध भी कई बार किया, ठीक है। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन, सब किसके पास, स्टेट के पास। बहुत अच्छी चीज है, स्टेट ने कंट्रोल कर रखा था हेल्थ सेक्टर भी और एजुकेशन सेक्टर भी, यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री फॉर ऑल, एजुकेशन फ्री फॉर ऑल, ठीक है। इसके बाद क्रैक्स, भैया गलतियां कहां थी, कमियां कहां आ रही थी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, वही बात है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक है, देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। कहां, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, कि भैया आपने ग्रोथ तो कर, आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो, लेकिन इकोनॉमी आपकी बढ़ ही नहीं रही, आपकी अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट है, एक जगह स्थायी है। क्या हो रहा है इसमें, स्लो ग्रोथ बहुत स्लो। वाई, बिकॉज यहाँ मार्केट में डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा। डिमांड जिस चीज की है उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, सप्लाई उसी चीज की जो गवर्नमेंट चाहती है। तो यहाँ पे ग्रोथ क्या हो रही है, स्लो। प्रोडक्शन क्या हो रहा है, स्लो। इनोवेशन क्या हो रहा है, स्लो। प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो चीज आपकी डिमांडिंग है वो तो आप पूरी करा ही नहीं पा रहे हो। आप तो जो स्टेट ने बोला, स्टेट को क्या पता भाई। अब एक बात तो, इंडिया आपका डाइवर्स है, इंडिया इतना से एरिया के सामने, रशिया के सामने या फिर यूएसएसआर के सामने, रशिया इतना बड़ा एरिया और गवर्नमेंट कह रही सब कुछ हमें पता है। कैसे, इंडिया में 28 अगर स्टेट हैं, 28 स्टेट की डिमांड अलग अलग होती है, 28 स्टेट की नीड्स अलग अलग होती हैं, तो आप लोग सबके नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और ये लोग बोले तो हम कर लेंगे, अब इंडिया इतना सा है, उससे नहीं हो पा रहा, तुम तो इतने बड़े थे, कहां से हो पाएगा। तो ये चीज यहां पे नहीं हो पाई। कंज्यूमर शॉर्टेज क्या था, शॉर्टेज ऑफ बेसिक गुड्स लॉन्ग क्वेस्ट। अगर आप लोगों ने 1929 की आर्थिक मंदी देखी है, देखी तो नहीं होगी, मैंने भी नहीं देखी, लेकिन अगर वो चीज पढ़ी है आपने, तो आपने देखा हुआ किस तरीके से वहां पे जर्मनी में लंबी लंबी लाइनें लगती थी खाने की। ब्रेड के लिए भी, एक ब्रेड लेने के लिए आपको नोट भर के, पूरे पेटी भर के नोट लेके जाने पड़ते थे। यही चीज यहां हो रही थी, भैया पैसे तो हैं, पैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन क्या है, बहुत स्लो है। डिमांड क्या है, चीजों की बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी आ नहीं रही है, ठीक है। लॉन्ग क्वेस्ट, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, और क्वालिटी क्या थी, जीरो। वाई, इंडिया में देखो अगर आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन है। और कंपटीशन कब आएगा, जब डिमांड सप्लाई की गेम मैच होगी। अगर डिमांड है किसी चीज की, सप्लाई हो रही है, तो लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में लगेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे प्रोडक्शन कौन कर रहा है, स्टेट। और स्टेट को नहीं पता डिमांड्स क्या है, और डिमांड, चलो डिमांड पता भी चलेगी क्या है, लेकिन कॉम्पिटिशन कहाँ है,
कंपटीशन कहां से लाओगे? और प्रोडक्ट अच्छा तभी बनता है जब कंपटीशन होता है। आप खुद देखो, जोमेटो, स्विगी, पता नहीं कितनी कितनी वेबसाइट्स आ गई हैं, एक से एक सर्विस, कोई एआई का इनेबल करके दे रहा है, कोई 10 मिनट में डिलीवरी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। सबकी अलग अलग क्या है, पावर्स है ना, स्ट्रेंथ है। इसके क्या था, स्टैग्नेंट, सब कुछ एक जैसा चले जा रहा है। गाड़ी यूं चल रही है बस एक ही स्पीड पे, गाड़ी की स्पीड बढ़ी नहीं रही है। गाड़ी दे दी, ब्रेक भी दे दी, लेकिन स्पीड अब जल्दी जाना भैया ऑफिस, समझो बात को, ठीक है, जल्दी नहीं जाने दे रहे लोग। फिर यहाँ क्या था, ब्यूरोक्रेसी का लैग था। ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं भ्रष्ट होती है। मैं यही चीज बोलने वाला था आपको, जो स्टार्टिंग में नहीं बताया मैंने आपको। क्या बोला था मैंने आपको कि आगे बताऊंगा, क्या चीज थी? देखो, इन लोगों ने सब कुछ आगे अपने कंट्रोल में कर दिया, लेकिन आपने क्या बोला, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबको एक जैसा विकास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके कर्मचारी, आपकी ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट हो गए तो क्या कर लोगे आप? आपको तो भ्रष्टाचार का पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे यही चीज हुई, ह्यूज इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप। भैया इन लोगों ने फंसा दिया पूरा। जो ब्यूरोक्रेसी थी कहीं ना कहीं करप्ट हो गई, अपना भला देखने लग गए, और अमीर और गरीबी क्लास जो इन्होंने बोला था नहीं बनने देंगे, बन गई। बिजनेसेस कहीं ना कहीं छोटे मोटे ब्यूरोक्रेट्स कर रहे थे, जो इन लोगों ने बोला किसी को अधिकार नहीं है, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स कर रहे थे इन चीजों को। तो ब्यूरोक्रेट्स ने उस क्लासलेस सोसाइटी का जो सपना इन लोगों ने देखा था, उस सपने को क्या कर दिया, चकना चूर कर दिया। ठीक है, इसके बाद ऑथोरिटेरियनिज्म। अब ये क्या है, अधिनायक तंत्रवाद। ये होता है, ये यहाँ पे हुआ भी है। क्या था कि एक पार्टी के पास सारी पावर्स थी, और अगर एक पार्टी के पास सारी पावर्स आ रही है तो पार्टी क्या करेगी, कहीं ना कहीं अपना कब्जा उस कंट्री पे दिखाएगी। और यही हुआ, तानाशाही यहाँ पे आ गई, जैसे आपके हिटलर के टाइम पे आपको देखने को मिली थी। लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। भैया देखो, वहां पे लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम है नहीं, आप ऑपोजिशन पार्टी नहीं बना सकते। इंडिया में अगर आपकी डिमांड्स फॉलो हो रही हैं, आप क्रिटिसाइज कर पा रहे हो गवर्नमेंट, तभी तो आपकी डिमांड्स फुलफिल हो रही हैं। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट ही ना दिया जाए, गवर्नमेंट जो पॉलिसी आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट आपका भला क्यों चाहेगी? सिंपल सी बात है, इंसान का स्वभाव कैसा है, स्वार्थी, लालची। तो गवर्नमेंट अपना भला देखेगी ना भाई, आपका भला नहीं देखेगी वो। तो यही चीज यहां पे हुई कि ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया, ऑथोरिटेरियन रिजीम यहां पे एस्टेब्लिश करवा दी। करवा नहीं दी मतलब हो गई इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं तानाशाही वहां पे आ गई, पॉलिटिकल फ्रीडम मिली नहीं, नो ऑपोजिशन वाज अलाउड। तो क्या हुआ, एक ऐसी सरकार बन गई जो अधिनायक तंत्रवाद की तरफ चली गई, कि उसके पास सारी पावर, एब्सोल्यूट पावर्स आ गई उसके पास। ठीक है, इसके बाद सेंट्रलाइजेशन, सारा कुछ किसके कंट्रोल में, सेंटर कंट्रोल में, स्टेट के कंट्रोल में। डिमांड सप्लाई गेम, जो मैंने पहले बोली आपको कि डिमांड क्या है स्टेट को पता ही नहीं है भाई। स्टेट में ऐसे लोग बैठे हैं जो पुराने हैं, और जेनजी की डिमांड कुछ और है। नेपाल देखा ना हम लोगों ने, है ना, इंडिया में जंतर मंतर देखा ना हम लोगों ने। तो यही चीज यहाँ पे इसका लैग था। इंडिया में क्यों देख पाए, बिकॉज यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वहां फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं थी, तो लोग भरे हुए थे, लोग अंदर से भरे हुए थे। कहीं ना कहीं ये लोग फूटेंगे, और फूटेंगे कहाँ, आगे चल के वो भी देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, चलो इतना समझ में आइए क्या क्रैक्स थे, क्या गलतियां थी इनकी। इसके पास देखते क्या भैया, व्हाई वाज द सिस्टम फेलिंग, सिस्टम फेल क्यों कर रहा था, सेम रीजन क्या क्या है आपके। देखो, पहली बात इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, टेक्नोलॉजिकल गैप। हाँ, यहाँ पे एक चीज और थी, ये लोग कहीं ना कहीं ये दिखा रहे थे कि हमारी कंट्री यानी कि यूएसएसआर पूरे वर्ल्ड में बहुत आगे है, हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए, हम लोगों ने अपने मिशन चला दिए, हमने ये भेज दिया वो भेज दिया चंद्रमा पे। लेकिन रियलिटी में ये लोग कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज्यादा पीछे थे, और यहाँ की जनता को पता भी नहीं था। यही चीज आगे जाके फूटेगी, जब लोगों को दिखेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज इतनी आगे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे, और लोग भैया मिलिट्री कूप का समर्थन भी कर देंगे। यानी कि सेना जाओ, इनके ऊपर कब्जा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमें इतना सताया है। मेरे बात किसको सताओगे, ठीक है भैया। आर्म्स रेस। अब आर्म्स रेस क्या, हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ ने इन दोनों ही कंट्रीज, अमेरिका हो चाहे यूएसएसआर हो, यूएसएसआर की बर्बादी का एक बहुत बड़ा रीजन था आर्म्स रेस, हथियारों की होड़। सारा का सारा पैसा जितना था वो सब का सब कहां इन्वेस्ट हुआ था, आर्मामेंट्स पे, हथियारों को बनाने में। अमेरिका ने अगर एक परमाणु हथियार बना लिया तो यही कहेगा मैं भी बनाऊंगा, अमेरिका ने अगर कोई मिशन लॉन्च किया मैं भी करूंगा। भैया बराबरी तब की जाती है जब पैसा भी क्या हो सेम। अमेरिका कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल रहा था इस टाइम पे, ठीक है, और ये पीछे चल रहे थे भाई साहब। इन भाई साहब को पैसों में बराबरी करनी थी उसकी। जो पैसा पब्लिक बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज या फिर अदर फैसिलिटीज पे खर्च होना चाहिए था, वो पैसा कहां खर्चा हो रहा था, हथियारों की होड़ में, हथियारों को बनाने में। तो आप अपने आप देखो कि जो इन्होंने प्रोमिसेस किए थे, सबका साथ सबका विकास, विकास कहां हो रहा था, आर्मी का। पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा था, हथियारों पे। तो जो पैसा हथियारों पे वेस्ट हो रहा है, उसी पैसे का यूज तो करके भैया बेसिक फैसिलिटीज दोगे आप, बेसिक, और वही बेसिक फैसिलिटीज यहां पे लैक कर रही थी। ठीक है, थर्ड थिंग क्या थी, अफगानिस्तान वॉर। एक ऐसी टेरिटरी जिसे वर्ल्ड में आज तक कोई नहीं जीत पाया, कोई कब्जा नहीं कर पाया। छोटा सा देश है अफगानिस्तान,
ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, बहुत छोटी सी, लेकिन इस पे आज तक ना अमेरिका का कब्जा चला ना यूएसएसआर का कब्जा चला। अमेरिका ने हाथ पीछे कर दिए थे अपने, अमेरिका पीछे हो गया, भाई साहब के अंदर पता नहीं कौन सी आशा जागी कि हम कब्जा कर लेंगे। तो इन भाई साहब ने 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान के साथ वॉर छेड़ी है। ठीक है, नीचे से अफगानिस्तान पता क्यों जीतता है, आप खुद सोचो कि आप पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हो, ठीक है, और आपके नीचे से कोई सैन्यकारों को मारने के लिए आपको एक गोली चलानी है, बस उनको तो चढ़ के आना है, हफ्ते हफ्ते आएंगे, एक गोली शुई खत्म। यही चीज यहां हो रही थी। यूएसएसआर को लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये लोग अपने टैंक नीचे से लेके जाते, ऊपर से बारूद है खत्म, टैंक खत्म, नीचे से ट्रुप जा रहे, ऊपर से बारूद है खत्म। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं जो पैसा लोगों के ऊपर इन्वेस्ट होना चाहिए था, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया लोगों ने, अफगानिस्तान के युद्ध में। ठीक है, अगली चीज पॉलिटिकल रिजिडिटी। भैया आप लोगों ने अपोजिशन बनाने के राइट ही नहीं दे रखे, ऑपोजिशन में कोई राइट ही नहीं है। लोग जो वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं वोट, आप लोगों ने एक ही पार्टी का कैंडिडेट खड़ा कर रखा है, बस सीपीएसयू, और कोई कैंडिडेट से खड़े नहीं है, तो क्यों वोट देंगे लोग। वोट की तो कीमत ही नहीं ना, वोट का मतलब क्या होता है, चॉइस ना। आप लोगों ने चॉइस कहाँ दी भैया, एक ही पार्टी के 4 कैंडिडेट, ये क्या बात हुई यार, ये तो क्यों बात है कि तुम्हें लड्डू, मैं गया मिठाई की दुकान पे, मैंने कहा भैया मिठाई दिखा दो, उसने लिखा लड्डू, मैंने कहा दूसरी मिठाई दिखाओ, मोतीचूर का लड्डू, मैंने कहा तीसरी मिठाई दिखाओ भैया बेसन का लड्डू, मैंने कहा चौथी मिठाई दिखाओ चकनाचूर लड्डू। अरे भैया दिमाग का चकनाचूर कर दिया तुमने, दिमाग का कचरा कर दिया, मुझे कुछ और मिठाई खानी है, तुम लड्डू 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 दिए जा रहे हो मुझे। यहाँ पे यही चीज हो रही कि पब्लिक को चाहिए था एक नेता अलग, दूसरा नेता ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक ही पार्टी सेम लीडर, वही खड़ा कर दिया लोग, इलेक्शन करवा के रहो, फिर आप लोग इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन पार्टी एक ही, क्या फायदा इलेक्शन का, चॉइस तो आपने दी नहीं। तो ये चीज कहीं ना कहीं इनके लिए बैकफायर कर रही थी। ठीक है, आप देखोगे कैसे इन चीजों ने सोवियत यूनियन का खात्मा कर दिया, और इसी खात्मे के साथ मिर्ची मसाला मारा एक भाई साहब ने जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ये 1985 में यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है, महासचिव बोल लो आप लोग। इसका मतलब क्या है, ये जो पोस्ट है, अगर आप लोग सीपीएसयू के जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के अगर आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप कहीं ना कहीं वहां के राष्ट्रपति हैं, सेम पोस्ट होती है। ठीक है, अगर आप अभी जो व्लादिमीर लेनिन साहब है उनको देखोगे तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीएसयू है वो। ठीक है, वहां की जो पार्टी है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो इन भाई साहब को शौक चढ़ा, इन्होंने कहा मैं परिवर्तन करूंगा, मैं अपने देश को बदलूंगा। इन्होंने रिफॉर्म्स लाए। ये क्या लाए, रिफॉर्म्स। इन्होंने कहा भैया मेरे जिम्मे अब तुम दे दो अपनी सरकार, मैं क्या करूंगा, पूरे देश को बदल के दिखा दूंगा। जो रातों रात देश अपना आपका इतना बर्बाद हो रहा है, इस देश को रातों रात तरक्की की तरफ ले जाऊंगा मैं। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने 2 रिफॉर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। एक का नाम क्या था भैया आपका, पेरेस्ट्रोइका, और दूसरे का नाम क्या था आपका, ग्लासनोस्त। क्या मतलब है इनका, क्या समझ रहे हो इससे, ये रशियन वर्ड्स हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आएंगे, रशियन वर्ड्स हैं। ठीक है भाई, पेरेस्ट्रोइका यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग, दोबारा से पुनर्संरचना हम लोग अपने इकोनॉमिक सिस्टम की करेंगे। क्या क्या करेंगे इसमें, तो देखो क्या हुआ इसमें, टू रिस्ट्रक्चर द इकोनॉमी एंड मेक इट मोर एफिशिएंट। इसको देखने के लिए हम लोग एक बार चलते दोबारा नोट्स वाले सेक्शन में। हम लोग इकोनॉमी को कैसे देख रहे, क्या क्या चेंजेस ये लोग इकोनॉमी में ला रहे थे, तो उसके लिए एक बार इसको कर देते हैं इरेज। ठीक है, और चलते हैं आपके इस वाले सेक्शन पे जिसका पहला नाम है पेरेस्ट्रोइका। क्या नाम भैया, लिख देता हूं आप लोगों के लिए, कहीं बोलो भैया ने लिखा नहीं है। चलो लो, पेरेस्ट्रोइका क्या मतलब है, रीस्ट्रक्चरिंग, पुनर्संरचना, रीस्ट्रक्चरिंग। फॉन्ट छोटा कर लूं थोड़ा, आपके लिए इतना भी कर लूंगा, लो भैया फॉन्ट भी छोटा कर लिया। ठीक है, अब दिखेगा आपको सब कुछ। अब रिस्ट्रक्शन किया, आपने देखा कि पहले इकोनॉमी कैसी थी, प्लान्ड इकोनॉमी, सारा का सारा कुछ प्रोडक्शन क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट। यहां पे क्या थोड़ी बहुत इन्होंने प्राइवेट ओनरशिप भी दे दी। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी से थोड़ा बहुत उन्होंने क्या किया, ओपन इकोनॉमी, इकोनॉमी को थोड़ा ओपन किया, इकोनॉमी को ओपन किया। ठीक है, सेकेंड थिंग, स्टेट कंट्रोल्ड थी इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल्ड, स्टेट कंट्रोल्ड। ठीक है, स्टेट कंट्रोल से क्या किया उन्होंने, थोड़ी बहुत लीनियंसी दिखाई, प्राइवेट ओनरशिप, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। इन्होंने कहा कि मेरे देश में मैं डिमांड और सप्लाई की गेम खेलूंगा। कहाँ की, डिमांड एंड सप्लाई की, अमेरिका वाली गेम खेलूंगा मैं। भाई साहब ने गेम तो खेली, रातों रात इन्होंने सोचा था कि मैं चमकदार बना दूंगा, वो चमकदार जो चमकदार यहाँ पे बनने वाला था वो पूरा खत्म कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, फिर उन्होंने कहा प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ाऊंगा मैं, प्रोडक्टिविटी,
उत्पादकता। अब इसको बढ़ाने का मतलब क्या है? क्या पहले नहीं बढ़ रही थी? नहीं, पहले तो बढ़ रही थी। पहले आप देखोगे कि सारा का सारा डिसीजन था, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा था? कहीं ना कहीं डिसीजन कहाँ जा रहा था आपका? डिसीजन लेने वाला कौन था? स्टेट। पैसा कहाँ जा रहा था? हथियारों की होड़ में। तो इन्होंने कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी हाई करके, यानी कि जो प्रोडक्शन था खाने पीने की चीज़ों का, खाद्य अन्नों का, ठीक है, और जो पब्लिक की डिमांड थी उनका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इन्होंने स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में, लेकिन हुआ क्या देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, अभी चलेंगे भैया वहाँ भी। ठीक है, पहले देख रहे थे हम लोग पेरेस्ट्रोइका पे भी कि पेरेस्ट्रोइका क्या था आपका। ठीक है, तो चलो पहले पेरेस्ट्रोइका हो गया आपका, समझ गए आप लोग क्या था। दूसरी चीज़ है ओपननेस, ग्लासनोस्ट। अब ये क्या है ग्लासनोस्ट, ओपननेस? इन्होंने कहा कि हम लोग थोड़ा अपने समाज को, अपने मीडिया को, अपने विचारों को खोलेंगे। खोला कैसे बताता हूं आपको। इन्होंने कहा भैया पॉलिटिकल ओपननेस, कि यहां पे आप लोग पहले क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को नहीं कर सकते थे, अब आपके पास राइट्स हैं, जितना क्रिटिसाइज करना है करो। अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करते तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करेगी अपनी पॉलिसीज का, पॉजिटिव चेंजेस कैसे करेगी गवर्नमेंट। इन्होंने ये चीज़ कही, बहुत अच्छी चीज़ है भाई, सुनने बहुत अच्छी लग रही है और है भी अच्छी। अगर भारत में अभी मोदी जी रात में आई कि भाइयों बहनों आज रात 8 बजे से मीडिया पे बैन है, आप लोग कुछ वक्तव्य नहीं दे सकते, मेरे खिलाफ बातें आप नहीं कर सकते। ऐसा अगर मोदी जी करते, जंतर मंतर पता नहीं कितने प्रोटेस्ट हो जाएंगे। लेकिन वहां पे क्या हुआ, उन्होंने कहा भैया देखो आपको जितनी भी लिमिटेशंस थी सबकी सब मैं क्या कर रहा हूं, आज से खत्म कर रहा हूं। आप लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जो बोलना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आप लोग करें, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और क्या किया इन्होंने दिए भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिख लो साथ साथ यहीं पे। एक काम करता हूं, आपको लेके चल देता हूं नोट्स पे। ठीक है, ठीक। ओपननेस में क्या क्या था? पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, सेकंड थिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस। दोनों में अंतर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या कि आप लोगों को बोलने का अधिकार, पहले लोग बोलते नहीं थे क्या? नहीं बोलते थे, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता था। बट इस टाइम पे आपको जो भाई साहब मिखाइल गोर्बाचेव साहब थे, इन्होंने आपको गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसिज्म का राइट भी दे दिया। फ्रीडम ऑफ प्रेस का क्या मतलब कि गवर्नमेंट में अगर मीडिया जो भी चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के सपोर्ट में अपनी प्रेस में छाप सकती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, ये दो चीजें इन लोगों ने मेन करी। और क्या कह रहा है, तो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल ओपननेस से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग पॉलिटिकल डिस्कशंस देख सकते हो यहाँ पे, पॉलिटिकल डिस्कशंस जैसे होता नहीं हमारे यहाँ पे चाय की टपरी पे बैठो कभी देखना लोग क्या कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के कोई पक्ष में बात कर रहा होता है, कोई खिलाफ बात कर रहा होता है कि भैया आज तो मोदिया ही कही दिया, आज तो मोदिया को कही दिया, ऐसे चलता ना आपका टपरी पे। तो इन लोगों ने वो डिस्कशंस भी यहाँ पे सबके लिए ओपन कर दिए। थोड़े बहुत राइट्स आपको ऑपोजिशन फॉर्मेशन के लिए दिए गए कि हाँ फॉर्म करो। अभी इलेक्शन की किसी ने बात नहीं करी, किसी ने नहीं बोला कि कब इलेक्शन होंगे, उसमें कौन सी पार्टी कंटेस्ट करेगी, कौन सी नहीं करेगी। बट ये थोड़ा बहुत किसकी तरफ जा रहे थे आप देखोगे, थोड़ा बहुत इनकी जो आइडियोलॉजी है वो डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जा रही है। डेमोक्रेटाइजेशन कारण बताऊं, ये भाई साहब वेस्ट की दुनिया से पढ़ के आए थे। ठीक है, इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ करी थी? अमेरिका जाके। ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो पढ़ाई लिखाई करी, जो इन्होंने वेस्टर्न कल्चर को देखा, उस कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ पे ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा, तो मैं पॉसिबल करूँ अगर मुझे पावर में आने का मौका मिला। तो इसी के बदले इनको इन्हीं वादों के दम पे इनको क्या किया गया, CPSU का लीडर बना दिया। अब दिक्कत क्या हुई कि आप अगर देखो, मैं हूं इंडिया में, आप एग्जांपल ले लो। ठीक है, अगर कोई कंट्री है जहां पे बहुत सालों से एक जैसा काम होता आया है, अगर आपको चेंज करना चाहोगे, पहली बात तो आपकी पार्टी के खुद के लोग ही आपको क्रिटिसाइज करेगी, ये भैया क्या कर रहा है यार, ये अपनी जेब भर रही है तो भरो ना यार, क्या दिक्कत है। जीवन मोटा पैसा आ रहा है ना, जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, मोटा पैसा। ये आज़ादी वजह से कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को आज़ादी कर दे दिया आप लोगों ने, उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, तो पैसा कहाँ से आएगा। अगर लोग अपने अधिकारों को लेकर जाग जाएंगे तो आंदोलन नहीं बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो इसी चीज़ को लेकर इनके खुद की पार्टी के लोगों ने इनका समर्थन नहीं किया और खुद की पार्टी में ही इनको हटाने के लिए प्लानिंग होने लग गई। लोगों ने दोबारा से रेड आर्मी को खड़ा कर लिया। रेड आर्मी क्या थी आपको पता है ना? अगर नहीं पता तो आपका होमवर्क है ये, आप लोगों को पता करके आने की रेड आर्मी किसे कहते हैं, क्या थी आपकी रेड आर्मी। ठीक है भैया, चलो वापस चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे ही, टॉपिक से ज्यादा नहीं भटकना हम लोगों को। तो मैंने क्या बोला कि मिखाइल गोर्बाचेव साहब 2 रिफॉर्म्स लाए आपके, एक था आपका पेरेस्ट्रोइका और दूसरा था ग्लासनोस्ट। ठीक है, गोर्बाचेव बिलीव दैट रिफॉर्म्स कुड सेव द सोवियत सिस्टम। इनका भरोसा क्या था कि मेरे जो रिफॉर्म्स हैं मैं ऐसे परिवर्तन लाऊंगा जो सोवियत सिस्टम को
बचा के रखेंगे, ये सोवियत सिस्टम को खत्म नहीं होने देंगे, उसको डिक्लाइन उसका नहीं होने देंगे। बट हुआ क्या, इनके रिफॉर्म्स भाई साहब के कर गए बैकफायर, आग भबकारा मार दिया इनकी रिफॉर्म्स ने। हुआ क्या वो भी देख लेते हम लोग। देखो भाई, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए स्लाइड बहुत अच्छे से डिजाइन करी है ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिख जाए, ठीक है। क्या था पहली बात, द रिफॉर्म्स क्या हुआ, व्हाट वाज द मीन टू सेव द सिस्टम एंडेड अप बाय डिस्ट्रॉइंग इट, कि यार इन्होंने तो बात करी थी सेव करने की, सिस्टम ही खत्म हुआ पूरा। अगर आप कॉजेस पढ़ोगे ना डिक्लाइन के इनके सोवियत यूनियन के, तो आप उसमें कॉजेस में एक रीजन, एक कॉज पढ़ते हो आप लोग, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मिखाइल गोर्बाचेव। अब भैया जिन्होंने बचाने की बात करी आपने उन्हीं को किसका तमगा दिया था कि इन्होंने सत्यानाश कर दिया हमारा। क्या चीजें थी, पहली बात देखो, मैं जो रीजन में आपको एक बताता हूं जो लिखा भी नहीं है, मतलब बुक में नहीं लिखा आपकी, ठीक है। क्या था, सडन चेंजेस, कि अचानक से परिवर्तन किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। अगर इंडिया में मान लो कोई करप्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है, आप सडन चेंज नहीं ला सकते, आपको ग्रेजुअली धीरे 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 करके चेंजेस लाने पड़ेंगे और ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप देखो, आप कोई सिस्टम है, आप किसी को मैंने जेल में डाल रखा है, ठीक है, बहुत सालों से जेल में, अचानक से उसकी आंखें बंद करके लेके गया, उसको खोल दिया हवा में, खोलती चकाचौंधी हो जाएगी उसके सामने, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, धीरे धीरे उसको लाइट ओपन कर रहा हूँ कमरे की, उसको थोड़ी सी लाइट बाहर दिखा दी मैंने, फिर अगले दिन उसको बाहर पूरी लाइट जला दी उसके कमरे की, फिर उसको बाहर लेके चला गया, फिर उसके क्या होगा, चकाचौंधी दूर हो जाएगी उसकी, क्योंकि 30 साल से पड़ा हुआ बेचारा, उजाला क्या होता है उसने देखा ही नहीं है, उसको अचानक छोड़ दिया तुम, क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा इंडिया में कुछ दिनों पहले एक वल्चर था, गिद्ध था, जो बहुत दिनों से गवर्नमेंट कह रहा हूँ, बहुत दिनों से उसके वन विभाग के कब्जे में था, ठीक है। उन्होंने जब उसको छोड़ दिया, अचानक से क्या हो गया, उड़ पाया नहीं, वो वापस पिंजरे में खड़ा रह गया, वो बाहर निकला ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको गुलामी की आदत पड़ चुकी थी। आपको धीरे धीरे उसकी रिस्ट्रिक्शन हटानी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाई, उन्हें सडन चेंज की है और सडन चेंजेस से बैकफायर हुआ। पहली बात तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ओपननेस दे दी, भैया इतनी वो ओपननेस अच्छी नहीं होती, इतना खुलापन अचानक से कि लोगों को क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं था, अचानक से आपने क्या कहा, रातों रात क्रिटिसाइज करो। अब लोग आपके कामों को नहीं देखेंगे, लोग देखेंगे आप किस पार्टी से आते हो। कौन सी पार्टी से थे भैया आप? सीपीएसयू ने क्या किया है? अरे छोड़ो ना यार, मेरी बात करो, क्यों तुम्हारी बात करें, आका कौन है तुम्हारे? तो उसको लेके क्या हुआ भैया, क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ, मीडिया को फ्रीडम मिल गई, पब्लिक ने डिबेट शुरू कर दी, चाय की टपरियां पता नहीं कहां यहाँ पे डिबेटें शुरू हो गई और गवर्नमेंट को दबा के बातें बोलना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है। फिर पीपल डिमांड चेंज, लोगों ने क्या बोला, लोगों ने कभी हमें और अपॉर्चुनिटीज दो, राइट्स दो हमें, क्या तुम लोग थोड़े बहुत चेंजेस करके दिखा रहे हो, हमें चाहिए रियलिटी। आप लोग आइडियल चाहिए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ करके दिखाओ, हमें फ्रीडम चाहिए और हमें राइट्स दो। यहाँ पे हमारी कंपनियां स्टैब्लिश करने के राइट्स दो, हम कंपनियां खोलेंगे, इकोनॉमी में अपना रोल देंगे, हम लोग पार्टीज फॉर्म करेंगे, अपनी अपोजिशन बनाएंगे हम लोग। भाई डिमांड, अगर हम डिमांड करें हमारी डिमांड पूरी तो करो। इन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाई। ईस्टर्न यूरोप रिजिम कोलैप्स। अब क्या हुआ था कि ये टाइम ऐसा था आपका 1989 के टाइम का आपका, कि यहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर जो ईस्टर्न कंट्रीज थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप दिखाया था, उस कंट्री में आपको जितनी भी रेड कलर वाली कंट्रीज दिख रही थी, अधिकतर कंट्रीज से आपका यूएसएसआर की जो रिजीम थी, सोशलिज्म खत्म हो चुकी थी, कैपिटलिज्म कई जगह आ चुका था। तो लोगों ने कहा भाई जब वहां पे कैपिटलिज्म आ गया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उसमें, तो क्या अच्छाई है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा, कुछ तो लिबर्टी दो हमें। लिबर्टी आप दे ही नहीं रहे हो, आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे, लोगों ने कहा क्या भैया ना, हम सपोर्ट नहीं करने वाले नेशनलिस्ट मूवमेंट। जब आप लोगों ने बोलने का अधिकार दे दिया तो भैया कैसे आप समर्थन कर लोगे, समर्थन कैसे ले लोगे उनका? जहां बोलने का अधिकार मिला, लोगों ने क्या करा, हमारी मांगे पूरी करो, सीपीएसयू को खत्म करो, ठीक है, खत्म करो सीपीएसयू को। यही डिमांड होने लगी, सीपीएसयू गो बैक, साइमन गो बैक ना लगा था 1928 में, नारे यहाँ भी लगने लगे। सीपीएसयू का शासन हमें नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुने और हमें एक पावरफुल और रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट मूवमेंट, अब क्या था ये नेशनल मूवमेंट बताता हूँ आपको। 1917 में जो आपका यूएसएसआर बनता है, उससे पहले जार निकोलस सेकंड का शासन था, पहले यहाँ पर राजतंत्र था यूएसएसआर में, बट 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है और उसके बाद 15 कंट्रीज, 15 इंडिपेंडेंट नेशंस आपस में सोवियत यूनियन बनाते हैं। और इन 15 सोवियत यूनियन में जो देश आए थे, जुड़े थे, उन 15 में से कई सारे लोगों ने यहाँ पे आके अपने नेशन को अलग करने की डिमांड शुरू कर दी कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। रह के क्या मिला, अगर आपने मान लो कोलिजन बनाया है, गठबंधन सरकार बनती ना, अब गठबंधन सरकार मान लो आम आदमी पार्टी कांग्रेस, इनकी बनी दिल्ली में गठबंधन सरकार। अब केजरीवाल साहब ने क्या किया, अपने आप को बना दिया चीफ मिनिस्टर, अपने किसी सहपाठी मान लो मनीष सिसोदिया जी को बना दिया वाइस चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सारे जो कैबिनेट की पोस्ट किसको दी थी, अपनी आम आदमी पार्टी वालों को। तो कांग्रेस सहेगी, क्या कहेगी, भैया कोलिजन की बात हुई थी, वोट शेयरिंग हुई थी, वोट शेयरिंग हमें कुछ ना कुछ तो मिला, या तो तुमने क्या दिया, कुछ नहीं है,
समर्थन वापस करो। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई। जब उन लोगों को कोई पोस्ट गवर्नमेंट नहीं मिली, कैबिनेट में कोई पोस्ट नहीं मिली इतने सालों से, उनको कोई अपने राइट नहीं मिल रहे थे, बोलने का अधिकार तक नहीं दिया जा रहा, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जैसी थोड़ी बहुत आज़ादी मिली, चिंगारी बस मार दो एक बार, आग अपने आप लग जाएगी। चिंगारी यहाँ उन्होंने दी, भाई साहब ने आज़ादी देके, और इन लोगों ने राष्ट्रवाद की डिमांड, नेशनलिज्म की डिमांड शुरू कर दी। फिर सेंट्रल कंट्रोल वीकेंड्स की, यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं प्रोविंसेस को थोड़े बहुत राइट्स दे दिए थे भाई साहब ने, मिखाइल गोर्बाचेव ने। यानी कि जो पूरा इतना इतिहास चल रहा था यूएसएसआर का कि वहाँ पे स्टेट कंट्रोल, सब सुन रहे थे हम लोग, इन्होंने क्या किया, प्रोविंसेस को थोड़े बहुत राइट्स दिए। तो सेंटर क्या हो गया, अपने आप वीक। जहां सेंटर वीक हुआ वहां वापस पकड़ बनाना बहुत मुश्किल होता है। मुगलों का देखो 1707 तक, जब तक आपका औरंगजेब था, किसी की हिम्मत थी मुगलों पर आक्रमण करते? नहीं। औरंगजेब के खत्म होते ही जहां सेंटर कमजोर हुआ, वहां से आप लोग देखोगे औरंगजेब के साथ मरने के बाद आपका जो मुगल शासन था वीक होने लग गया, डिक्लाइन वहीं से शुरू हो गया था हमारा। ठीक है, इसके बाद यूएसएसआर हो गया भैया डिसइंटीग्रेट कब, 1991 में। ठीक है, देखते हैं आगे, ये भी चीज समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर टाइमलाइन आपको बताऊं, टाइमलाइन क्या थी आपकी, तो यहां पे 1985 में भाई साहब क्या बने, भाई साहब को बना दिया गया हमारा सीपीएसयू का, क्या सीपीएसयू का इनको बना दिया गया भैया जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी बनते ही क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने किए रिफॉर्म्स। कब किए रिफॉर्म्स, तो 1978 79 में, 1987 और 89 में। क्या, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। इसके बाद 1989 में जो सिंबल था कोल्ड वॉर का, 1961 में एक वॉल बनी थी जर्मनी की 155 किलोमीटर लंबी। ठीक है, इतनी लंबी वॉल को क्या कर दिया गया, 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1989 को लोगों के द्वारा गिरा दिया गया। क्या था ये कॉन्सेप्ट, समझ लो, इसको समझना आपके लिए जरूरी है। पेपर में हो सकता है भैया क्वेश्चन आ जाए, तो उसको समझाना मेरे लिए नेचुरली इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या था आपका, देखो ये आपका समझ लो बर्लिन है। ठीक है, बर्लिन के हमने क्या कर दिए, 2 हिस्से। कोई कैप्सूल नहीं बोलेगा, कैप्सूल नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, वेस्ट जर्मनी। क्या है भैया, वेस्ट जर्मनी। ये जर्मनी की बात चल रही है, बर्लिन किसकी कैपिटल है, जर्मनी की। ये क्या है, ईस्ट जर्मनी। अरे यार, ईस्ट जर्मनी। ठीक है, अब ये वेस्ट जर्मनी अगर आप देखोगे, मैप पे लेके चलो यही समझा देता हूं एक बार। वेस्ट जर्मनी अगर आप देखो, वेस्टर्न कंट्रीज अलायंस किसके साथ होगा आपका, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ। ईस्ट जर्मनी किसके साथ था आपका, यूएसएसआर के साथ। अब ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे, लिबर्टी इनके पास थी, सारे राइट्स इनके पास थे, बिजनेस ये लोग खोल रहे थे, सब कुछ ये लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ नहीं। ये किसके साथ है, यूएसएसआर के साथ। अब यूएसएसआर के साथ होके क्या मिला था इनको, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल्ड प्रोडक्शन। देखने को क्या मिलेगा, प्रोडक्शन भाई साहब का क्या था, लो, और कहीं ना कहीं गुलाम बन गए थे किसके, यूएसएसआर के। तो इन लोगों ने बहुत सालों तक फिर भी जेल गए, मैं होता नहीं जेलता भाई। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ये लोग जेल कितने साल तक, 1961 में बनी थी दीवार, 1961 में, और गिराई कब, लोगों ने ही गिराई 1989 में जाके, इतने सालों बाद। और जैसे ये दीवार गिरी, समझ लिया गया कि भैया अब ऑफिशियली आपका कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर, शीत युद्ध खत्म हो चुका है। तो ये कब गिरी आपकी, 1989 में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ईस्टर्न यूरोप लिबरेटेड। अब ये क्या है आपका, ईस्टर्न यूरोप में जो बहुत सारे देश थे आपके, वो कहीं ना कहीं क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका जो रिजीम थी, एक जो विचारधारा थी आपकी, संयुक्त राष्ट्र, कौन सी विचारधारा थी आपकी, समाजवाद की, सोशलिज्म की। सोशलिज्म यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जैसे सोशलिज्म खत्म हुआ, यूएसएसआर के कई सारे देशों ने देखा कि भैया हो क्या रहा है, सिर्फ हम ही लोग बचे हैं क्या जो सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, बाकी लोग तो फॉलो नहीं कर रहे, और वो लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं। पहले इन लोगों को वेस्टर्न लाइफ से, वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न दुनिया से पूरा अलग रखा गया था। इन लोगों को ऐसा बोला जाता कि हमारे यहीं पे स्वर्ग है, स्वर्ग देखना है तो कहाँ आओ, स्वर्ग देखना तो आओ कहाँ, यूएसएसआर में। यहां की धरती पावन धरती है यार। समाज कैसा, सबका साथ सबका विकास, राज्य नियोजित अर्थव्यवस्था, सब कुछ तो यहां पे क्या नहीं है। आजादी कहां से लाओगे, क्रिटिसिज्म करने का राइट कहां से लाओगे, गवर्नमेंट को पॉजिटिव सजेशंस देने के लिए राइट कहां से लाओगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन देगा। ये सब चीजें जो लोगों को पता चली तो लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह की आग कब फूटी भैया, 1991 में, जब सोवियत यूनियन आपका क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, और एक ग्रुप बन गया CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। यानी कि जो देश यूएसएसआर से अलग हुए उन्होंने ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप को क्या बोला गया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस। ये क्या भैया, तो देखो 1991 में जैसे आपका कोलैप्स होता है, रीजन क्या था कोलैप्स के,
क्या थे रीजंस? पहली बात, इकोनॉमिक क्राइसिस, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, सेंटर प्लान इकोनॉमी, राइज ऑफ नेशनलिज्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, गोरबाचेव के, ये सब चीजें हमने पढ़ ली है, सिर्फ पॉइंटर्स लिखे हैं मैंने, पढ़ लिया, पहले ही पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ पढ़ा दिया आपको। आर्म्स रेस का बर्डन, लॉस ऑफ आइडियोलॉजिकल अपील। अब क्या आइडियोलॉजिकल अपील? भैया देखो, आप जा रहे हो किसी देश के पास, आप करो कि देखो हमारी जो आइडियोलॉजी है, कौन सी? सोशलिज्म की, बहुत ही प्योर आइडियोलॉजी है, इसको फॉलो कर लो। होता ना टाटा स्काई, इसको लगा रहा था लाइफ जिंगा लाला, ये लोग बोल रहे थे ऐसे कि कहीं गए, मान लो यूएसएसआर का जो राष्ट्रपति है वो गया किसी कंट्री में घूमने के लिए, ठीक है, उनके नेशनल इंडिपेंडेंस डे था, हाथ मिलाया भाई साहब ने कहा क्या है, कौन सी आइडियोलॉजी आपके यहाँ पे है? कैपिटलिज्म। क्या दिया आपको इसने? अच्छा कुछ नहीं दिया ना। क्या अडॉप्ट करना चाहिए? सोशलिज्म अपनाओ। क्या मिलेगा? अरे बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आपकी जो कंट्रीज थे सोशलिज्म जिन्होंने फॉलो कर लिया था उन्होंने कैपिटलिज्म को अपना लिया, भाई साहब शांत ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे हो रहा था कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। बहुत सारी आपकी ईस्ट यूरोप की कंट्रीज जिन्होंने सोशलिज्म को अपना रखा था, अपने आप को कैपिटलिस्ट बना लिया था, उन लोगों ने सोशलिज्म को तबाह कर दिया था वहां से, ठीक है। तो ये चीज, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से प्रेशर आ रहा था, कैसा भैया? सुपर पावर राइवलरी रिड्यूस सोवियत इन्फ्लुएंस ग्लोबली, कि सोवियत यूनियन जब 1989 में आपने देखा बर्लिन की वॉल गिर गई, तो कहीं ना कहीं लोग समझ गए कि अब सोवियत यूनियन का और सोशलिज्म का एंड आ चुका है। ये विचारधारा कहीं ना कहीं गिरने वाली है। 2 साल बाद यही विचारधारा 1991 में कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के तौर पे देखने को सामने आ गई। कोई डाउट इसमें नहीं? पहले ही समझा चुका सब कुछ, ठीक है, कुछ नया थोड़ी था। नया तो ये है कि जैसे ही 1991 में जैसे ही सोवियत यूनियन डिक्लाइन हो गया, 1991 में जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म हुआ, उसके बाद क्या देखने को मिला आपको? एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कब? 1991, आफ्टर दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, एक नया वर्ल्ड देखने को मिला जिसमें क्या था? जिसमें थी यूनाइटेड स्टेट्स की हेजेमनी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वर्चस्व। क्यों? पहले वर्ल्ड कैसा था? बाइपोलर। अब बाइपोलर वर्ल्ड जो था वो क्या हो गया? तबाह हो गया, ठीक है। बाइपोलर वर्ल्ड मिट चुका था। अब क्या थी? यूनिपोलैरिटी, एक ध्रुवीयता। सेंटर में पहले 2 देश थे, अब कौन बचा? सिर्फ अमेरिका। तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और इसने प्रमोट किया ग्लोबलाइजेशन को। एक बात बताऊं आपको, इंडिया को देखो, इंडिया कब आजाद हुआ? 1947 में। रिलेशन किसके साथ अच्छे हमारे? रशिया के साथ अभी भी अच्छे हैं। तो उस टाइम में किसके साथ अच्छे थे? कहीं ना कहीं रिलेशन अच्छे थे हमारे किसके साथ भैया? यूएसएसआर के साथ। हम जब तक यूएसएसआर के साथ थे, यानी कि यूएसएसआर जब तक था, हम लोगों ने अपने आप को सोशलिस्ट रखा। कैसे रखा बताऊं? 1991 जैसे ही यूएसएसआर खत्म, एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए इंडिया में, हम लोग भी कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ जाने लग गए। क्रोनोलॉजी समझो भाई, क्रोनोलॉजी क्या क्रोनोलॉजी है समझो आपस में। और यही स्टडी आपकी इंटर रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको एक दूसरे इवेंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, और यही इवेंट्स अगर जो बच्चा कनेक्ट करके ले गया वो कहीं ना कहीं पूरी पॉलिटिकल साइंस समझ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे? ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में आए थे। ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं आपस में, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं एक्सेलरेट हुआ, ट्रेड बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, कम्युनिकेशन, और इन सब चीजों का क्या हुआ? एक्सचेंज, यानी कि कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी बढ़ गई। यही रीजन है 1991, या फिर आप देखो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद आज तक कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है। क्या रीजन है? ग्लोबलाइजेशन। देश एक दूसरे से ट्रेड के टर्म्स में इतने कनेक्टेड हो गए हैं कि अगर आपने मुझसे युद्ध किया, व्यापार खत्म। जहां व्यापार खत्म, इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। अर्थव्यवस्था, पैसा बेटा पैसा, पैसा ऐसी चीजें लड़ाई करवा भी सकता है, लड़ाई छुड़वा भी सकता है, ठीक है। तीसरी चीज, राइज ऑफ मार्केट इकोनॉमी। जो पहले प्लान्ड इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आपका वर्ल्ड में चल रहा था, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं चेंज हो गया। क्या बन गया आपका? राइज ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट में डिमांड और सप्लाई, जिस चीज की डिमांड ज्यादा उस चीज की सप्लाई ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट यहां से आपका वर्ल्ड में पूरे फेमस हो गया और इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आ गया। रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप देखो यूएनओ धराशायी हो गया था भाई कोल्ड वॉर में, मतलब कोई काम ही कुछ कर ही नहीं रहा था काम कुछ। रीजन क्या था? अमेरिका की फंडिंग। सबसे ज्यादा फंडिंग कौन करता है? यूएनओ, अमेरिका। भाई साहब उसके अगेंस्ट कैसे चले जाएं? तो यूएनओ कहीं ना कहीं 1945 से लेके जब बना 1991 तक चुप था, बहुत शांति से काम करता था। और जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ, बूम मार गया यूएनओ। यूएनओ हो या फिर आप लोगों को ईयू, यूरोपियन यूनियन, कब बना? 1992 में। यूरोप की कंट्रीज ने जैसे ही सोवियत यूनियन गिरा आपका, तुरंत एक अलग सा ग्रुप बना लिया। कौन सा? यूरोपियन यूनियन। 1995 WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्यों बना?
ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं 1991 के बाद, 1991 से पहले क्या था, बाइपोलर वर्ल्ड। यहां पे देखने को मिला हमें इंस्टीट्यूशंस का महत्व, यहां पे कि हम लोग को आपस में कोऑपरेशन करना है, हार्मनी के साथ रहना है, और इस कोऑपरेशन के लिए नए नए इंस्टीट्यूट्स आए और इंस्टीट्यूट्स ने आज तक कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने दी। ठीक है, अगली चीज, न्यू चैलेंजेस एमर्ज। क्या क्या चैलेंजेस आए भैया, रीजनल डिस्प्यूट्स, टेररिज्म, आतंकवाद। कहीं ना कहीं 1991 के बाद ही आपको वर्ल्ड में देखने को मिलता है आतंकवाद। आतंकवाद पहले कहीं नहीं था, लेकिन आतंकवाद 1991 के बाद इतना बढ़ गया कि भैया कोई अता नहीं है। भारत के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, अमेरिका के लिए हो चाहे ना हो, रशिया के लिए हो चाहे ना हो, भारत के लिए आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है। वहां बोलोगे ना आतंकवाद है, ये कौन सी चिड़िया है, भारत बोलो आतंकवाद, राम राम राम। ठीक है, तो टेररिज्म, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इनइक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। यहीं से आपको एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए भी कई सारे आपको कन्वेंशंस देखने को मिलेंगे। एग्जांपल के लिए 1992 1992 वर्ल्ड रियो समिट, वर्ल्ड अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो ब्राजील की जो कैपिटल है वहां पे हुआ था। इसी के बाद आपको जो सारा ध्यान वर्ल्ड का इन 2 देशों पे टिका हुआ था, वो सारा ध्यान कहाँ गया, एनवायरमेंट की तरफ। भैया इसको ही बचाना है। लाइफ किससे पॉसिबल है, एनवायरमेंट से। अगर एनवायरमेंट खराब हुआ तो सब के सब निपट जाओगे, वर्ल्ड वॉर हो चाहे ना हो। ऐसी वॉर भगवान खेलेंगे, प्रकृति खेलेगी, सब के सब निपट जाओगे उसमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान इसकी तरफ भी अब जाने लग गया। ठीक है, चलिए अगली चीज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, इंपैक्ट ऑफ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। यानी कि जैसे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गया, विश्व जो 2 ध्रुव में बटा हुआ था, जैसे खत्म हुआ, उसे क्या क्या इंपैक्ट पड़े, तो इंपैक्ट भी देख लेते भैया। पहला, रिडक्शन इन मिलिट्री टेंशंस। पहले आप देखोगे आर्म्स, क्या चल रहा था भैया, हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ क्या हुई, कम। पैसा सारा का सारा कहाँ इन्वेस्ट होने लग गया, पैसा अब लोगों के वेलफेयर पे इन्वेस्ट होने लग गया। चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका यूएसएसआर हो, रशिया खत्म हो गया यूएसएसआर तो, ठीक है, रशिया हो, इंडिया हो, कहीं भी देखो आप लोग, अब पैसा कहाँ ज्यादा खर्च होता है आपका, वेलफेयर स्कीम्स पे। ठीक है, रिडक्शन इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग। कहीं ना कहीं आपको उस टाइम से लेकर आज तक के टाइम पे आपको रिडक्शन देखने को मिलेगी एक्सपेंडिचर पे ऑन मिलिट्री। ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक रूप से। पहले क्या था, ग्लोबलाइजेशन आपका सिर्फ इतना था कि भैया एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ट्रेड ने, व्यापार ने इन कंट्रीज को आपस में कनेक्ट किया, और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ने इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी बढ़ा दी, इंडिपेंडेंसी बोल रहा हूँ, डिपेंडेंसी बढ़ा दी, निर्भरता बढ़ा दी एक दूसरी कंट्रीज पे। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है, स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, ईयू, आसियान, शार्क, ऐसे नए नए ग्रुप बने, जिन ग्रुप्स ने क्या किया, वर्ल्ड में कोऑपरेशन को प्रमोट किया ताकि कोई वर्ल्ड वॉर दूसरी या तीसरी ना हो। यूएन देख लो, आईएमएफ देख लो, वर्ल्ड बैंक देख लो, डब्ल्यूटीओ देख लो, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, डब्ल्यूएचओ है, ऐसे ऐसे ग्रुप बने हुए जो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ थिंग, राइज ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। यहीं से हम लोगों को डेमोक्रेसी में राइज देखने को मिला। क्यों, बिकॉज जो सोशलिज्म था वो क्या हो गया, खत्म। और जब सोशलिज्म खत्म हुआ तो यूरोप में सच्चाई सामने आई, किस चीज की, रशिया की, यूएसएसआर की, कि भैया सोशलिज्म सक्सेसफुली नहीं फॉलो कर सकते हम लोग। आप देखो, अगर आप इस टाइम पे देखो, कम्युनिज्म हो चाहे सोशलिज्म हो, बोल दो चाइना बहुत बड़ा एग्जांपल है, चाइना, बट चाइना में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लिबरेशन भी है। वहां पे आप लोगों को व्यापार देखने को मिलता है, ट्रेड देखने को मिलता है। आप एग्जांपल देखो ना भैया, जो मार्क्सिज्म है कहीं ना कहीं ट्रेड को खत्म करने की बात करते हैं कि हमें किसी से ट्रेड नहीं करना, आपस में बनाओ, अपने यहाँ बेचो, क्या दिक्कत है, क्यों बाहर से सामान मंगाना है आपको। लेकिन चाइना भेजता भी है और मंगाता भी है। ठीक है, तो चाइना में आप लोग लिबरल क्या देखते हो, लिबरल कम्युनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यहीं से हम लोगों को रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है, एडवांसमेंट देखने को मिलती है। चैट जीपीटी आपके एग्जाम्पल है भैया, एआई। क्यों, क्योंकि सारा ध्यान, सारा पैसा जो आपका हथियारों की होड़ में जा रहा था, वो पैसा कहां इन्वेस्ट होगा आपका, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में। अब लड़ाई जो चल रही है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की चलती है। 1991 के बाद आप देखोगे साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, ये सब चीजें बढ़ी हैं। क्यों, क्योंकि एक नई वॉर चल गई है आपकी। भैया किस चीज, टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा, उस टेक्नोलॉजी वाली रेस में आपके बहुत सारे देश ऐसे हैं जो छोटे मोटे देश हैं लेकिन बहुत आगे हैं। जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। सिंगापुर और जापान तो भैया टेक्नोलॉजी में पता नहीं कितने आगे पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलो अगली चीज, इमरजेंस ऑफ न्यू चैलेंजेस। यही बात, टेररिज्म वगैरह, एनवायरमेंटल डिक्रीशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीजें आपकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज, अरे भैया गलती, माफी भाई माफी। ठीक है, चलो अब क्या है, एक और कॉन्सेप्ट, शॉक थेरेपी। जब आपका सोवियत यूनियन डिक्लाइन कर रहा था, उस टाइम पे दोबारा से एक साजिश रची गई, क्या बोलूं मैं आपको, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने सजेशन दिया। इन्होंने कहा भैया एक काम करो आप लोग ना, अगर आपको ट्रांजिशन करना है कैपिटलिज्म की तरफ तो एक शॉक थेरेपी फॉलो करो। शॉक थेरेपी क्या होती है, क्या आपने देखा कि वो टीवी सीरियल में दिखाता ना, पिक्चरों में, कि कोई आदमी मर गया है, उसको प्रेस
क्या करता है वो, शॉक मिलता है उसको, उससे क्या होता है ट्रांजिशन, की मौत से स्वर्ग का असर। ठीक है, क्या होता है कि कोई इंसान मान लो मरने के कगार पे है, तो उसको हमने शॉक दिया, थेरेपी दी और बंदा जिंदा हो गया। यही चीज थी कि आपकी इकोनॉमी क्या कर गई है, खत्म हो चुकी है, मर गई है, उसको क्या करना है, रिवाइव करना है। तो ये क्या था, ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। ठीक है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था इनकी पूरी मर चुकी थी, उस अर्थव्यवस्था को दोबारा हमें जगाना था, पुनरुद्धार करना था उसका। ठीक है, शॉक थेरेपी वाज अ रैपिड इकोनॉमिक रिफॉर्म स्ट्रेटजी used by post-communist countries to shift from planned economies to market-based systems। यानी कि जो राज्य नियोजित अर्थव्यवस्था थी उसको कहीं ना कहीं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बनाना था। इसके लिए क्या किया गया बताता हूं भैया। पहली चीज क्या थी, इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्रीज में हमने देखा फास्टर ग्रोथ हुई, बट अभी देखेंगे इसका कोलैप्स भी हुआ इसका भी। ठीक है, राइजिंग इनइक्वालिटी, इसने क्या करा, इसने गैप को बढ़ा दिया। देखो जब यूएसएसआर अलग हुआ, 15 देश उससे टूट के अलग हो गए। उन 15 देशों में कुछ देश ऐसे थे जिनके पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज आ गए, कुछ देशों के पास न्यूक्लियर पावर्स आ गए, जैसे रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे आ गए, न्यूक्लियर पावर किसके पास आ गए, उसके पास, यूएनओ की परमानेंट मेंबरशिप किसके पास आ गई, उसके पास। तो रशिया तो ग्रो कर गया, लेकिन कई सारी कंट्रीज ऐसे भी थे जो छोटी छोटी कंट्रीज थी यार, वो लोग ग्रो नहीं कर पाए। वाई, रिसोर्सेस नहीं थे वहां पे। ठीक है, यूएनओ में उनको कोई मेंबरशिप नहीं मिली, तो वो लोग किस पे डिपेंडेंट हो गए, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गए अमेरिका पे। ठीक है, बट इस डिपेंडेंसी की दौड़ में वो लोग तो पीछे रह गए ना भाई। अगर आप किसी में निर्भर हो गए, कोई कितनी हेल्प कर लेगा आपकी, तो कहीं ना कहीं वो देश पीछे हो गए। तो यहाँ पे जो इनका ड्रीम था कि एक इक्वलिटी हम लोग स्टैब्लिश करेंगे, वो कहीं ना कहीं इन इक्वलिटी की तरफ लीड कर गई। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, क्लोजर ऑफ गो ओल्ड इंडस्ट्रीज। पहले क्या था, अनएफिशिएंटली हम लोगों ने ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज बना रखी थी जो सरकार करती थी, उसको हमने औने पौने दामों में निजी कंपनियों को बेच दिया। ठीक है, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ आपका प्राइवेटाइजेशन। हम लोगों ने सरकारी कंपनियों को, सरकारी प्रोडक्शन हाउसेस को हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्राइवेट ऑनरशिप या प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथों में बेच दिया, और ये बेचने वाले प्रोसेस में ही लोग फंसे थे औने पौने दामों में। यानी कि आपकी 5 लाख की कंपनी है, आप 10,000 में बेच रहे हो, भाई वो कीमत ही नहीं मिली आप लोगों को, तो पूरा बैंकरप्सी आ गया, यहाँ पे खत्म हो गया सिस्टम पूरा। ठीक है, मैनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, जॉब से खत्म हो गई, पैसा बचा ही नहीं आपको देने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्री शटडाउन, इंडस्ट्री बंद हो गई, खत्म होगा सब कुछ। ठीक है, इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड, इंटीग्रेशन ये चीज तो बड़ी, ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने इंटीग्रेशन यानी कि आपस में समन्वय बढ़ाया, कंट्रीज आपस में डिपेंडेंसी बढ़ गई इनकी। ठीक है, शॉर्ट टर्म पेन, ये शॉर्ट टर्म पेन क्या था, कुछ टाइम के लिए महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है, प्राइसेस बढ़ गए, रिसेशन आ गया, मंदी आ गया, आर्थिक, लोगों का पैसा नहीं है खरीदने के लिए, कुछ खाने के लिए पैसा ही नहीं है, तो ये चीजें भी शॉर्ट टर्म के लिए इनको फेस करनी पड़ी। ठीक है, डिफरेंट रिजल्ट्स एवरीवेयर। रशिया तो चलो ग्रो कर गया, क्यों, सब कुछ उसके पास था। लेकिन अगर आप देखो अभी यूक्रेन, अभी तो चलो फिर भी सही है, उस टाइम भी यूक्रेन बिल्कुल गरीब हो गया था। अजरबैजान खत्म पूरा, तबाही की कगार पे चले गए थे ये लोग। कई सारी कंट्रीज तो गायब ही हो गई, अस्तित्व ही खत्म हो गया। क्यों, किसी ना किसी ने कब्जा कर लिया, पैसे नहीं बचा था, राजा के पास ही पैसा नहीं बचा, या शासक के पास ही पैसा नहीं बचा, सब खत्म, तबाह सब कुछ। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए बोलता ना कि आपदा, कुछ लोगों के लिए आपदा, कुछ लोगों के लिए अवसर। तो यही चीज हुई, कुछ लोगों के लिए आपदा साबित हो गई जो खत्म हो गई, और कुछ लोगों के लिए अवसर साबित हो गया, जैसे रशिया। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखी शॉक थेरेपी के बाद के टाइम पे। ठीक है, अब देखते हैं शॉक थेरेपी के और क्या क्या चीजें देखने को मिली हमें इसके बाद। शॉक थेरेपी के बाद मैंने क्या बोला, 1991 में आपको CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस या स्टेट्स के नाम से एक ग्रुप बना। उस ग्रुप में 15 मेंबर्स थे। कौन कौन से मेंबर्स, पहले मेंबर्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मेंबर्स में आप लोग के आते हैं, ये देखो CIS में कौन आता है, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, मालडोवा, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये देश थे जिन्होंने CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया। एक ऐसा ग्रुप जो किससे आजाद हुआ था, किससे अलग हुआ था, ये कहीं ना कहीं अलग हुआ था USSR से। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या चीजें थी वो चीजें भी देख लेते हम लोग। CIS क्यों बना भैया, कहाँ गया, हाँ ये रहा। CIS क्या था, USSR, देखो ट्रांजेक्शन देखो, USSR 1991 में खत्म हुआ, डिसोल्यूट हुआ, कितने कंट्रीज है, 15 मेंबर्स में। इन 15 देशों ने क्या बना लिया, CIS कब बना, 8 दिसंबर 1991। 8 दिसंबर 1991 में एक CIS ग्रुप बनता, जिसका लोगो ये है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो देख लेना भैया, पेपर में एक पिक्चर वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए अगली चीज क्या क्या चीजें थी, स्टैब्लिश कब हुआ बता दिया, फंड मेंबर्स कौन कौन से देख लिया हम लोगों ने। पर्पस क्या था, पर्पस था कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सिक्योरिटी फील्ड्स। कहीं ना कहीं इन लोगों ने क्या कहा, भैया पहले जो चीज़ की कमी थी, पहले हम लोग जो 15 देश एक थे, उसमें क्या चीज़ की कमी थी कि कहीं ना कहीं रशिया लीड कर रहा था। अब हम लोगों को ये गलती नहीं दोहरानी, हमें आपस में समझ में भाईचारा बनाना है भाई। हमें एक पॉलिटिकल
स्टेज प्रोवाइड करना, जहाँ पे हम लोग अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स जो हैं, उनको सॉल्व कर पाएं। हमें इकोनॉमिक कॉपरेशन को मजबूत करना हम लोगों को। तो इन चीज़ों पर बात की गई, ठीक है। अगली चीज़ रशियाज रोल। भैया रशिया ने क्या किया? रशिया ने कहीं ना कहीं इनका साथ लेकर धोखा ही दिया उनको, ठीक है। कैसे? रशिया ने यूएनओ की परमानेंट मेंबरशिप ले ली, रिसोर्सेज उसके पास, न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास, तो धोखा ही तो यार। 15 देश थे, कुछ ना कुछ तो उनको भी देते, कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रशिया और इन देशों की आपस में नोक-झोंक चलती रहती है, ठीक है। ये आपका छोटा सा टॉपिक था आज का। अब मेरा क्वेश्चन याद करो, लास्ट पहले जब क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने क्लास ली थी, क्या बोला था कि एक ऐसा देश जिसके पास सबसे स्ट्रांग मिलिट्री, सबसे बड़ा एरिया, प्रोडक्शन हाउसेस भी इतने बड़े, छोटी से छोटी सुई से लेके बड़े बड़े हवाई जहाज बना रहा है, देश खत्म क्यों हुआ? क्या किसी बाहर की पावर ने खत्म किया? क्या अमेरिका ने खत्म किया? नहीं। क्या इंग्लैंड ने खत्म किया? नहीं। खत्म क्यों हुआ? इंटरनल वीकनेसेस की वजह से। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो मेन चीज है उसमें सिर्फ वॉर नहीं पढ़ते हम लोग, इंटरनल वीकनेसेस, इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी हम लोग पढ़ते हैं। कई देश इसलिए तबाह हुए क्योंकि वो आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशंस हमें कौन देखने को मिलता है? यूएसएसआर, सोवियत संघ, ठीक है। याद आया क्वेश्चन मेरा? क्या पूछा था मैंने? कैसे खत्म हुआ? किसने मारा? किसी ने नहीं। कहीं ना कहीं आंतरिक गड़बड़ी ने एक इतने बड़े देश को, जो सुपर पावर था, महाशक्ति थी विश्व की, उस महाशक्ति को ले डूबा वो। इसीलिए कहते हैं भैया किसी कंट्री को अगर ग्रोथ करनी है तो कहीं ना कहीं इंटरनली उसको स्ट्रांग होना पड़ता है, इंटरनल स्ट्रेंथ उसकी होनी चाहिए। आप लोग किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप लोग देखो, ये इसको खुद अपने से लो कि इंसान अगर आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं है, एक होता है अंदरूनी मोटिवेशन, एक होता है बाहरी मोटिवेशन। बाहरी मोटिवेशन आपका सिर्फ 1-2 दिन के लिए होता है, लेकिन अगर आप लोग अंदर से मोटिवेट हो गए कि मुझे करना है करना है करना है, तो कौन रोक लेगा आपको? अंदर से स्ट्रांग होना जरूरी है आपका। इसलिए बोलते हैं मेडिटेशन करो, अपने आप विजुअलाइजेशन करो, ठीक है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स लिखो। ये चीज़ क्यों बोली जाती है? ये सब चीज़ें प्रूवन हैं कि इन चीज़ों से किसी ना किसी का भला हुआ है, तो आपको भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को फॉलो करना भैया आज से शुरू कर दो, नहीं तो यूएसएसआर के साथ जो हुआ, आपदा से सावधानी बढ़ी, ठीक है। यूएसएसआर के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है भैया? लास्ट में समरी है आपकी। आप लोग जब देख लो पूरा पीपीटी, आपको भिजवा दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप में, तो इस पीपीटी को देख लेना आप लोग। लास्ट में समरी पूरे चैप्टर की, जो मैं बोलता हूँ कि हमेशा फ्लो चार्ट बनानी चाहिए आपको। साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लो, ठीक है। ले लिया? अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है भैया, आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दें भारत माता की जय।